जनरल साइंस। अब हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस में हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिकी। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ते हैं हम। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ते हैं। इन फिजिक्स बी स्टडी अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स में हम बहुत बड़ी बड़ी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं। विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। तो in physics we study about a large number of physical quantities which can be broadly classified into two categories, scalar and vector. In physics, भौतिकी में we study about a large number of physical quantities, हम बहुत ज़्यादा या बहुत ही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका स्टडी करते हैं। विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, जो सामान्यतः दो भागों में कैटेगराइज्ड की जाती हैं। नंबर 1 है स्केलर, नंबर 2 है वेक्टर। फिर अब आता है स्केलर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी क्वांटिटीज ऐसी भौतिक क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ द्रव्यमान होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वॉल्यूम में मैग्नीट्यूड होता है, वर्क में मैग्नीट्यूड होता है, टाइम में मैग्नीट्यूड होता है, पावर में मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी में मैग्नीट्यूड होता है, एट्सेट्रा। ये सभी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अब बताइए मास में क्या डायरेक्शन होता है? मास मतलब एक तरीके से उसमें कितना द्रव्यमान है, तो वो डायरेक्शन तो होता नहीं उसमें। स्पीड, भाई तुम कोई किसी भी दिशा में जाओ, इसका कोई फिक्स नहीं है कि तुम इसी दिशा में जाओ, स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं। वॉल्यूम देखिए किसी चीज़ का आयतन, ये क्या बताओ इसमें क्या डायरेक्शन है? नहीं है। वर्क में क्या डायरेक्शन होता है? नहीं है। फोर्स में होता है, वर्क में नहीं होता। टाइम में डायरेक्शन होता है? नहीं, टाइम तो चल रहा है, चलता जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका कि किधर जा रहा है, पर ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है, वो तो बस जा रहा है। पावर, एनर्जी एट्सेट्रा आर स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, फिर आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जैसे एग्जाम्पल जिसमें मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितने कहते हैं? दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये देखिए मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैं ऐसा गया इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस है आपकी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की, तो यही है, ये सीधी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज़ है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज़ है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर इट इज़ नेसेसरी दैट इट फॉलोज द ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। For a quantity to be a vector, it is necessary that it follows the triangle rule of addition of two vectors. ठीक है। For a quantity to be a vector, किसी भी जो मात्रा है, किसी भी जो इकाई है, उस किसी भी चीज़ को जो वेक्टर होने के लिए, सदिश होने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है कि दैट इज फॉलोज, कि ये फॉलो करे द ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों को जोड़ने का ट्राइंगल रूल को फॉलो करेगी, तो वह आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के आप गति के नियम आपने बचपन से ही पढ़े हैं तो जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रथम गति का नियम, फर्स्ट लॉ न्यूटन का।
एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी एक्सटर्नल फेस एक्ट्स ऑन इट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. देखिए, ये फर्स्ट मोशन को मैं आपको बता दूं कि ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे रखी हुई है, मान लो ये कोई कार है, ठीक है, बाइक है, ये अगर ऐसा रोड पे खड़ी है, ठीक है, तो ये तब तक ही खड़ी रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए. तो जब हम इसमें धक्का मार देंगे या इसको इंजन करके चालू कर लेंगे तो ये आगे बढ़ेगी, या हवा लग जाए तो ये आगे बढ़ सकती है. लेकिन अगर इसमें कुछ भी ना हो, निर्यात में हो, तो ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगी. वैसे मान लो अगर ये ऐसी जैसी चल रही है, ये मान लो गतिमान है, ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी अगर इस पर कोई जैसे रेजिस्टेंस ना हो, मतलब घर्षण बल ना हो लगे, कोई भी हवा ना लगे. अगर इसे निर्वात में आप चलाओगे तो ये ऐसी ही चलती रहेगी. तो ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन का कोल्ड, और इसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. जैसे कि व्हाइल जंपिंग फ्रॉम अ स्लो मूविंग ट्रेन, जब हम धीरे चलती हुई ट्रेन या बस से हम छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, वन मस्ट रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो आपने देखा होगा, व्हाइल जंपिंग फ्रॉम अ स्लो मूविंग ट्रेन वन मस्ट रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई उतरते हैं हम, तो हम मतलब जिस दिशा में वो बस जा रही होती है उसी में हमें थोड़ा झटका लगता है, मतलब हम थोड़े दौड़ते हैं, या फिर उतरते वक्त हमें उसकी दिशा में दौड़ते हुए ही उसको छोड़ना चाहिए. जिससे क्या होता है, नहीं तो लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम गिर जाएंगे. सेकंड लॉ क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग on an object. The force acting on an object is directly proportional to the product of the mass of the object and the acceleration product on it. मुझे कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सीलरेशन, उसके मास और उसके त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एफ बराबर एम ई टाइप होता है, ठीक है. सेकेंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो देखिए, अगर आपने किसी दीवार में अगर आप अपना घूंसा मारोगे, तो जितना ज़्यादा ताकत से आप दीवार में घूंसा मारोगे उतनी ज़्यादा तेज आपके हाथ में लगेगी. तो यही थर्ड लॉ है न्यूटन का. सेकेंड लॉ को याद रखना थोड़ा टेक्निकल है. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु पर, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो बल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन इट. ये सब क्या है, सेकेंड लॉ है. एग्जाम्पल, bogies of the train are provided with buffers to avoid severe jerks during shutting of trains. आपने देखा होगा जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, उनके बीच में वो थोड़ा छोटा गैप होता है ऐसे, और उसमें एक रबर टाइप का लगा रहता है. तो वो इसलिए ही होता है कि जब ट्रेनें रुकें या ब्रेक लगे तो ये एक दूसरे को झटका दे के तोड़ ना दें. यहाँ पे इनका ये जो फोर्स है वो यहीं पे रह जाए इस गैप में ही, तो इसलिए इनमें ये गैप होता है. तो बोगीज ऑफ द ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर्स टू अवॉइड सीवियर जर्क्स ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ ट्रेन्स. ठीक है. फिर इसके बाद में आता है रॉकेट मूव अप ड्यू टू रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड रिजेक्शन ऑफ गैस. देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ के प्रयोग से ही जो रॉकेट है वो ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन नीचे ऐसे आपने देखा होगा आग धुआं फेंकता है नीचे से, आग धुआं.
तो ये आग धुआं इतनी ताकत से फेंकता है जिससे कि ये ऊपर उठ सके। तो इसमें कोई अपने आप पंखा नहीं लग रहे थे कि ये खुद से उड़ता है, नहीं, ये पीछे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज़्यादा इसकी आगे स्पीड रहेगी। ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं आपका? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ पे घूमती है सर्कुलर पाथ के साथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। The direction of motion at any point in circular motion is given by the tangent to the circle at the point. The direction of motion at any point in circular motion is given by the tangent to the circle at the point. The external force required to act radially inward over the circular motion of the body is called centripetal force. The external force required to act radially inward over the circular motion of the body is called centripetal force. In the death bell, the balls of bell exert an inward force over the motorcycle, and as a reaction, the motorcycle exerts an outward force on the ball of the bell. Centrifugal force is a such pseudo force that is equal and opposite to central force. So centrifugal force is such a pseudo force that is equal and opposite to centripetal force. ठीक है। क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? फ्रिक्शन, it is the opposing force that is set up between the surface of contact of two bodies when one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body। देखिए एक्शन कब लगता है? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स होता है दैट इज सेट अप बिटवीन द surface of contact of two bodies when one body slide or roll or tend to do so on the surface of another body. It is force called friction. Due to friction, we are able to move on the surface of earth. On applying brakes in automobiles, it is stopped only due to friction. देखिए जब आप ज़मीन पे चलते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप कभी चिकनी मिट्टी या किसी चिकनी चीज़ पे जहाँ ऑयल फैला हो, अगर उस पर पैर रख देते हैं आप गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका पैर ज़मीन पर जम नहीं पाता। तो इसलिए हमें चलने में कौन सा फोर्स मदद करता है? फ्रिक्शन। गाड़ी को चलने में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, चलते और गिर जाते। जिस तरीके से ऑयल फैला हो वहाँ पे गिर जाते हैं, उसी तरीके से। अब आता है वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन। इफ वर्क को किए गए कार्य को हम वर्क कहते हैं, किए गए कार्य। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट्स यूनिट इज जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। वर्क की इकाई क्या होती है? जूल। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए अगर किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हो तो वो वस्तु थोड़ा मूव कर जाती है, मतलब चल जाती है, या उसे थोड़ी दूर आप धक्का देते हो, तो वही चीज़ को हम वर्क कहते हैं। ठीक है। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स जो आप किसी उस पे लगाएं और एफ मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये वर्क होता है।
वेयर एफ बराबर फोर्स, एस बराबर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे धका रहे हो तो ये आप एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो कहीं भी हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे कहीं भी हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसके बाद में मान लो अब ये एस हुआ, इसके बाद में अब वर्क क्या होगा, एफ कितना बल लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, तो कॉस थीटा मतलब किस थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, तो इस तरीके से ये आपका वर्क निकलता है। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, देन वर्क विल बी नेगेटिव, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क विल बी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से के बराबर है देन वर्क विल बी जीरो, कोई वर्क नहीं होगा। If a collie carrying a load on his head is moving on a horizontal platform, then theoretically he is not doing any work because theta बराबर 90 डिग्री। If a collie carrying a load on his head, ठीक है, is moving on a horizontal platform, अगर वे horizontal platform पर चल रहा है, then theoretically he is not doing any work because थीटा बराबर 90 डिग्री, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री बराबर जीरो। तो वो ये कह रहा है कि जैसे कुली होते हैं ना, और वो अपने देखिए सिर पे क्या रखते हैं, बैग रखते हैं, सूटकेस जो लगेज होता है वो, और अगर वो सामान प्लेन पे चल रहे हों, सिर पे रख के एक हॉरिजॉन्टल में चल रहे हों, देन थ्योरेटिकली तो उसे हम सैद्धांतिक रूप से कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो भले वो कर रहा है लेकिन उसे कोई कार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री, सूटकेस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स यूनिट इज जूल। देखिए कार्य की इकाई भी जूल है और एनर्जी की भी जूल है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज अ मास एंड वी इज द वेलोसिटी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, समझिए। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इट्स देखिए आपने कोई पत्थर उठाया, अब पत्थर में कोई एनर्जी नहीं थी लेकिन आपने उसे तेज फेंक दिया, तो उसमें जब वो हवा में जब आपने उसको फेंका तो वो जब वो हवा में जा रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और वो किसी के सिर में लगेगा तो उसका सिर फट जाएगा क्योंकि पत्थर में कौन सी एनर्जी आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप देखिए मान लो 1 किलो का पत्थर है और आपने उसे 2 किलोमीटर से फेंका तो ये आपकी 2 जूल की दो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2, इस तरीके से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन, यू बराबर एम जी एच। अब देखिए मान लो कोई पेड़ है और पेड़ में क्या है, यहाँ पे कोई फल लगा है, ये फल लगा है, तो ये बहुत दिन से लगा यहीं पे लगा था, तो ये जब फल गिरता है और कोई इसके नीचे बैठा होता है उसके लग जाती है, इस फल में कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि ये एक तरीके से एक जगह पे स्थिर था ऊपर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब ये गिरेगा तो जब ये नीचे ही गिरेगा और इसमें एक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से इसके नीचे जो बैठा होगा उसको इस फल की लगेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क
developed in a body due to its position or configuration. U बराबर mgh, where m is a mass, g is acceleration due to gravity and h is a height. The sum of all kind of energy in an isolated system remains constant at all times. This is the law of conservation of energy. Power. Rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. Its unit is watt. पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है. पावर बराबर वर्क डन इन टाइम टेकन. ठीक है, कितनी पावर है? एक वाट हॉर में बराबर होता है 3600 जूल. एक वाट आवर बराबर 3600 जूल. एक वाट आवर बराबर 3600 जूल. एक किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. एक किलो वाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपका एक किलो वाट बराबर होता है. एक हॉर्स बराबर होता है 746 वाट. एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट. Gravitation. Every body in the universe attracts other body by a force. Every body in the universe attracts other body by a force called force of gravitation. The gravitational force of the earth is called gravity. The acceleration produced in a body due to force of gravity is called acceleration due to gravity, and its value is 9.8 meter per second square. Acceleration due to gravity is independent of shape, size and mass of the body. Escape velocity is the minimum velocity with which an object just crosses the earth's gravitational field and never returns. Escape velocity at the earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर आप किसी चीज़ को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देते हैं तो वह कभी पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी. इसे ही हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. एस्केप वेलोसिटी एट द मून सरफेस इज 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. ड्यू टू लो एस्केप वेलोसिटी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विथ हाइट और डेप्थ from earth surface. Value of gravity decrease with the height or depth from the surface. G is the maximum at poles. Gravity poles पर maximum होती है. ठीक है. G is a minimum and equator. Gravity equator पर minimum होती है. G decrease due to rotation of earth. G घटती है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण. G decrease if angular speed of earth increase and increase if angular speed of earth decrease. The acceleration due to gravity at the moon is 1/6 that of the earth. So the weight of a person on the surface of the moon will be 1/6 of his actual weight on the earth. तो देखिए, मान लीजिए आपने 60 किलो की चीज़, अगर आप चांद पे 60 किलो की चीज़, पृथ्वी पे अगर कोई चीज़ 60 किलो की है तो आप उसको चांद पे जाओगे तो ये 10 किलो की बन जाएगी. तो ये 60 किलो की सेम ही चीज़ 10 किलो वजन आएगा. जब अभी ये आपसे एक हाथ से नहीं उठेगी, लेकिन जब चांद पे जाओगे तो 60 किलो का वजन आपसे एक हाथ से उठ जाएगा, क्योंकि उसमें वजन कितना होगा? सिर्फ 10 किलो बराबर. उसका द्रव्यमान मास तो 60 किलो के ही बराबर होगा, लेकिन उसका वजन कम हो जाएगा. यही मास और वेट में डिफरेंस होता है. सैटेलाइट आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Moon is a natural satellite, while INSAT B
is an artificial satellite of Earth. The period of revolution of satellite revolving near the surface of Earth is 1 hour 24 minutes. ठीक है. Geostationary satellite revolves around the Earth at a height of 36,000 kilometers. The orbit of geostationary satellites is called parking orbit. Geostationary satellites revolve in equatorial plane from west to east. Time period of rotation of geostationary satellites is 24 hours. The Earth rotates on its axis from west to east. The Earth rotates on its axis from west to east. This rotation makes the sun and the star appear to be moving across the sky from east to west. Geostationary satellites is used to telecast TV program from one part of the world to another in weather forecasting, in prediction of flood and droughts. तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है आपका टेलीकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनोदर। मतलब आप अमेरिका का टीवी सीरियल आप इंडिया में भी देख सकते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा टेलीकास्ट किया जाए तो। इन वेदर फोरकास्टिंग और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्लूड एंड ड्रॉट्स और बाढ़ सूखा जैसे भविष्यवाणी करने के लिए। पोलार सैटेलाइट अब होती है पोलार सैटेलाइट। तो पोलार सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलार ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 800 किलोमीटर अप्रॉक्स। टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज 84 मिनट। पोलार सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है इन पोलार ऑर्बिट में एट अ हाइट ऑफ 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसको 84 मिनट लगते हैं एक पीरियड पूरा करने में। दीज आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यह इस्तेमाल की जाती हैं वेदर फोरकास्टिंग, मैपिंग, जगह का मैपिंग, मानचित्र बनाने में एट्सेट्रा। अब पढ़ते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी by virtue of which the body acquire its original shape and size after the removal of the deforming force. Elasticity is the property of material of a body by virtue of which the body acquire its original shape and size after the removal of deforming force. देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है। मान लो आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो स्प्रिंग को आप जब ऐसी स्प्रिंग होती है इस तरीके की ऐसी स्प्रिंग, तो जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो ये स्क्विज हो जाती है, ऐसी दब जाती है। लेकिन जब इसको छोड़ देते हैं तो वापस से ये ऐसी थी वैसी की वैसी हो जाती है। तो इसी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि हम किसी पे फोर्स लगाएं और फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी जो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो वही इलास्टिसिटी होती है। A force which change the configuration of a body is called a deforming force। और कौन सा फोर्स होता है ये? डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील जो होती है रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है। यह आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर यही सच है कि स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है। अब आती है प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है।
Atmosphere pressure is measured by an instrument called barometer. Sudden fall in barometric reading is the indication of storm. Slow fall in barometric reading is the indication of rain. देखिए जब अगर बैरोमीटर का जो जो कांटा होता है, पारा होता है, वो जल्दी से गिर जाए तो वो इंडिकेशन होता है किसका, कि भाई तूफान स्टॉर्म आने वाला है। और अगर धीरे धीरे ये गिरे तो इसका मतलब होता है कि वर्षा होने वाली है। स्लो राइज इन द बैरोमीटर रीडिंग इज़ द इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। और धीरे धीरे अगर बढ़े इसका जो रीडिंग, तो इसका मतलब होता है कि वेदर साफ रहने वाला है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट द सरफेस गिवन एज P बराबर HdG, where D is the density of liquid and H is the height of liquid column in static liquid at same horizontal level pressure is same at all point. Atmosphere pressure decrease with altitude, that is why atmosphere pressure decrease with altitude, that is why it is difficult to cook on the mountain. The fountain pen of a passenger leaks in aeroplane. Bleeding occurs from the nose. It is difficult to breathe on higher altitude due to less amount partial pressure of oxygen in air. It is difficult to breathe on higher altitude. It is difficult to breathe on higher altitude due to less amount partial pressure of oxygen in air. Water starts to boil below 100 degrees Celsius. अब आता है पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर, इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, pressure is same at all point in a liquid. The pressure exerted anywhere at a point of confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions through the liquid. Hydraulic lift, hydraulic pressure and hydraulic brakes are based on the Pascal's law of pressures. Archimedes principle, when a body is immersed partly or wholly in liquid, when a body is immersed partly or wholly in a liquid, there is an apparent loss in the weight of the body which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. The weight of the water displaced by an iron ball is less than its own weight, whereas water displaced by the immersed portion of a ship is equal to its weight. So small ball of iron ball sink in water but large ship float. A fat person will quickly learn the swimming as compared to a slim person because he will display more water, so he will be more balanced. देखिए एक फैट पर्सन, एक जो मोटा व्यक्ति होता है, विल क्विकली लर्न, वो जल्दी से तैरना सीख जाता है। क्यों? किसी स्लिम पर्सन के मुकाबले में, बिकॉज ही विल डिस्प्ले मोर वाटर, सो ही विल बी मोर बैलेंस्ड. हाइड्रोजन filled balloon float in air. Hydrogen filled balloon float in air because hydrogen is higher than air. Hydrogen is lighter than air. ठीक है, hydrogen is lighter than air. A person can lift more weight in water. A person can lift more weight in water. Laws of flotation. A body floats in a liquid if the density of material of the body is less than or equal to the density of the liquid. When the density of material of body is equal to density of liquid, the body floats fully submerged in liquid in neutral equilibrium. When body floats in neutral equilibrium,
The weight of the body is equal to the weight of the displaced liquid. The center of gravity of the body and center of gravity of the displaced liquid should be in one vertical line for this condition. अब आती है डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर. Relative density is measured by hydrometer. The density of sea water is more than that of normal water. When a ship enters in a sea from a river, it raises a bit because the density of saline water is higher. When a ship enters in a sea from a river, it raises a bit because the density of saline water is higher. The density of iron is more than that of water. The density of iron is more than that of water, but less than that of mercury. But less than that of mercury. So a solid chunk of iron sink in water, but float in mercury. If ice floating in water is in a vessel melts, the level of water in the vessel does not change. Surface tension. It is the force F acting normally on unit length L of imaginary line drawn on the surface of liquid. T बराबर F upon L. Its unit is Newton per meter. The property of a liquid by virtue of which it tries to minimize its free surface area is called the surface tension. Surface tension decreases with rise in temperature and becomes zero at the critical temperature. The surface tension of clean water is higher than that of soap solution. Formation of lead source spring result in coldness. Flotation of needle on water, dancing of camphor on water are based on surface tension. Rain drop from spherical shape due to surface tension. When kerosene oil is sprinkled on water, its surface tension decreases due to which the excess of mosquitoes floating on the surface of water die due to sinking. Cohesive and adhesive force. Cohesive and adhesive force. Force of attraction applied between molecules of same substance is called cohesive force. While attractive force between molecules of different substance is called adhesive force. Cohesive force कैसे कहते हैं? Force of attraction applied between molecules of same substance is called cohesive force. जब एक ही चीज़ के मॉलिक्यूल का आपस में कोई अट्रैक्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. इसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स. आपका कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स. लेकिन व्हाइल अट्रैक्ट फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स. जैसे हम इनके एग्जाम कैपिलरिटी. द फिनोमेना ऑफ राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी. A piece of blotting paper soaked in ink because the pores of the blotting paper serve as capillary tube. The oil in the wick of a lamp rises due to capillary action of thread in the wick. The root hair of plant draws water from the soil through capillary action. Viscosity. Viscosity is the property of a fluid by virtue of which an internal frictional force acts between its layers when it is in motion. Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. When an incompressible and non-viscous liquid or gas flows in streamlined motion from one place to another, then at every point of its path the total energy per unit volume, pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant. Venturimeter atomizer
filter, pump, motion of aeroplane are based upon the Bernoulli theorem। देखिए बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है। When an incompressible and non-viscous liquid जैसे कि गैस flows in streamlined motion, गैस जब एक ही दिशा एक सरलीय गति में चलता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो इसके रास्ते के हर एक बिंदु पर द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है जिसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होती है, ज़्यादा कम नहीं होती। बेंचुरीमीटर, एटोमाइजर, फिल्टर, पंप, मोशन ऑफ एरोप्लेन आर बेस्ड अपॉन द बर्नौलीज थ्योरम। Heat and thermodynamics। Heat is a form of energy which measure the sensation or perception of warmness or coldness of body or environment। Its unit are calories, किलो कैलोरी और जूल। अब कैलोरी बराबर 4.18 जूल, एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल। Temperature is the measurement of hotness and coldness of body। When two bodies are placed in contact, heat always flow from a body at higher temperature to the body at lower temperature। An instrument used to measure the temperature of a body is called thermometer। The normal temperature of a human body is 37 degrees Celsius or 98.4 degrees Fahrenheit। -40 degree is the temperature at which Celsius and Fahrenheit thermometer and reads same। तो -40 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर सेम रीड करते हैं, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स फ्रॉम 96 फ़ारेनहाइट टू 110 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट टू 110 फ़ारेनहाइट। वाई रूफ कीप्स द हाउस कूलर इन समर देन ब्लैक रूफ बिकॉज white roof keep the house cooler in summer than black roof because white roof reflect more and absorb less heat rays, whereas black roof absorb more and reflects less heat rays। Ice wrapped in a blanket does not melt away quickly because woolen blanket is a bad conductor of heat। Silver is the best conductor of heat। Cooking utensils are made of aluminum, brass and steel because these substances have low specific heat and high conductivity। Cooking utensils are made of aluminum, brass and steel because these substances have low specific heat and high conductivity। Thermal expansion is the increase in size of heating। A solid can undergo three types of expansion: linear expansion, superficial expansion, cubical expansion। Telephone wires are kept loose to allow the wire for contraction in winter। A gap is provided between two iron tracks of the railway track so that rail can easily expand during summer and do not bend। Specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius is called specific heat। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius is called its specific heat। When temperature of water is increased from 0 degree Celsius, then its volume decrease up to 4 degrees Celsius, become minimum at 4 degrees Celsius and then increase। This behavior of water around 4 degrees Celsius is called anomalous expansion of water। Latent heat, the heat energy absorbed or released at constant temperature per unit mass for change of state is called the latent heat।
Latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. Latent heat of vaporization of steam is 536 calorie per kilogram. Hot water burns are less severe than that of steam burns because steam has high latent heat. Evaporation. It is the slow process of conversion of liquid into its vapor even below its boiling temperature. The amount of water vapor in air is called humidity. Relative humidity is measured by hygrometer. Relative humidity is measured by hygrometer. Relative humidity increase with the increase of temperature. Transmission of heat. Transfer of heat from one place to another place is called transmission of heat. In solid, transmission of heat place by conduction process. In liquid and gas, transmission of heat takes place by convection process. In room, ventilators are provided to escape the hot air by convection. Heat from the sun reaches the earth by radiation. Simple pendulum. Simple pendulum is a heavy point mass suspended from a rigid supported by means of an elastic and inextensible string. The maximum time period of a simple pendulum is 1884.6 minutes. The time period of a simple pendulum does not depend upon the mass, shape and size of the bob and its amplitude of oscillation. A pendulum clock goes slow in summer and fast in winter. If a simple pendulum is suspended in a lift descending down the acceleration, then time period of pendulum will increase. If lift is ascending, then time period of pendulum will decrease. If a lift falling freely under gravity, then the time period of the pendulum is infinite.